स्वागत है बच्चों आपका आदर्श की ऑनलाइन डिजिटल क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केंचुए के बारे में पढ़ेंगे। केंचुए की संरचना और इसका कृषि के अंदर क्या महत्व है वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा केंचुए की बाह्य संरचना के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इसकी जो आंतरिक संरचनाएँ होती हैं उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। आज थोड़ा मैं एक जनरल ब्रीफिंग दूँगा और फुल डिटेल वीडियो हम लोग कल पढ़ेंगे। उस कल वाली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे, यहाँ हम लोग केवल उसकी संरचना जो उसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में एक बार देखेंगे कि किस तरह का जो केंचुआ है वो देखने को मिलता है, अंग किस तरह के होते हैं, किस तरह से वो डेवलप्ड होते हैं, वो सब हम लोग कल वाली वीडियो में वहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए केंचुआ, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है फेरेटिमा पोस्थुमा। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है केंचुए का? फेरेटिमा पोस्थुमा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में हम इसकी बाह्य संरचना के बारे में देख लेते हैं कि किस तरह का जो केंचुआ है वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर नंबर 1 बात पॉइंट लिखा गया है कि यह जो केंचुआ होता है ये द्विपार्श्व सममितक्रमी होता है। ठीक है ना, क्या होता है? सममिति द्विपार्श्व होती है। ठीक है ना, द्विपार्श्व सममिति है होता है। इसका जो शरीर है ये बेलन के जैसा हमें देखने को मिलता है। किस तरह का देखने को मिलता है? हमें बेलनाकार संरचना में देखने को मिलता है। ठीक है, यह लंबा होता है, अगले सिरे से ये क्या होता है? नुकीला होता है। केंचुआ कैसा होता है? लंबा होता है और इसका जो अग्र सिरा होता है, आगे वाला सिरा, वो कैसा होता है? वो नुकीला होता है और ये पिछले सिरे से कैसा? थोड़ा सा गोल होता है। ये देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, आगे से थोड़ा सा नुकीला है और पीछे से क्या होता है? थोड़ी सी इसके जो पूंछ वाला सिरा होता है वो गोल देखने को मिलता है। किस तरह का देखने को मिलता है? वो हमें गोल देखने को मिलता है। ठीक है ना, यह बरसात के दिनों में, ठीक है ना, बरसात के दिनों में कैसा? ताम्र वर्ण युक्त गीली मिट्टी के अंदर रेंगता हुआ नजर आता है। कहाँ रेंगता हुआ नजर आता है? ये गीली मिट्टी में। मैं आपको इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, जरा एक बार ध्यान देखिएगा, ध्यान देना एक बार इसको ऊपर आप लोग। यहाँ पे एक केंचुए की स्ट्रक्चर दी गई है जिसको हम थोड़ा वृहद देख लेते हैं किस तरह से हमें देखने को मिलते हैं। अब ये देखिए आप, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर लेगलांस के ऊपर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का जो केंचुआ है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है ना, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि केंचुए के अलग अलग क्या है भाग यहाँ पर दिखाए गए हैं, जहाँ आप देख सकते हो इसके जो आगे वाला सिरा होता है यहाँ पर इसका मुख बना हुआ है। देख सकते हो माउथ जो लिखा हुआ है ना,
इसके अग्र सिरे के ऊपर, ठीक है ना। इसका जो सबसे ऊपर वाला सिरा होता है वहाँ पर इसका मुंह जो क्या है वो मौजूद रहता है। उसके नीचे यहाँ पर इसका ब्रेन दिखाया गया है, ठीक है ना। आपको ब्रेन और ये तो दर्शाना नहीं है, मगर यहाँ पर हम क्या है, हम लोगों ने नेट से एक फुल स्ट्रक्चर इसका निकाला है जहाँ पर आपको इसके पूरे के पूरे अंग दिखा रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, ब्रेन दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको वर्टिकल ब्लड वेसल्स दिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिए गए हैं, ब्लड वेसल्स दिए गए हैं जो रक्त का संवहन करने के काम आते हैं, ठीक है ना। क्या दिए गए हैं, ब्लड वेसल्स दिए गए हैं, ऊतक हैं यहाँ पर ये बने हुए, ठीक है। इसके नीचे आपके यहाँ पर ऑर्गन्स दिए गए हैं जो रेगुलेटरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम लोग क्या करते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं हम लोग इनको बोलते हैं। यहाँ पर आपको फिंग, यहाँ पर क्या दी गई, एक फिंग दी गई है। फिंग क्या होती है, एक चौड़ी पट्टीनुमा स्ट्रक्चर होती है जो इसके शरीर के बीच के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर इसको जेंजियला का नाम दिया गया है, जेंजियला स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। इस तरह से क्या है कि इनके अलग अलग पार्ट जो है यहाँ पर दर्शाए गए हैं, जो आप लोग अगर इस वीडियो को पॉज करके देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो। ये क्या है, यहाँ पर जो केंचुए का एक साइंटिफिकली जो स्ट्रक्चर है ना, जो क्या करता है, अलग अलग इसके पार्ट को दर्शाता है वो है। मगर आपको जो बुक है, आपकी जो बुक है, उस बुक के अंदर इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर आपको केवल जो अंग दिए दर्शाए गए हैं बुक के हिसाब से, केवल उन्हीं को देखना है। तो हम लोग यहाँ पर इसी के स्ट्रक्चर के ऊपर आगे चर्चा करते हैं कि यह बरसात के दिनों में ताम्र वर्ण युक्त गीली मिट्टी के ऊपर रेंगता नजर आता है। यानी कि गीली मिट्टी, नम मिट्टी के अंदर क्या करता है, रेंगता हुआ हमें नजर आता है, ठीक है ना। इसका एक पूर्ण वयस्क, इसका क्या है कि एक पूर्ण वयस्क जो है, ठीक है ना, इसका एक पूर्ण वयस्क कीड़े के समान 150 मिलीमीटर लंबा और 3 से 5 मिलीमीटर चौड़ा हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। एक पूर्ण वयस्क कैसा देखने को मिलता है, 150 मिलीमीटर तो लंबा देखने को मिलता है और 3 से लेके 5 मिलीमीटर तक चौड़ा हमें वो देखने को मिलता है, ठीक है ना। इस तरह का इसकी जो वायु संरचना है वो होती है। फिर नंबर 2 पॉइंट है, केंचुए का जो शरीर होता है वो 100 से लेकर के 120 खंडों में बंटा रहता है। कितने खंड है बच्चों, 100 से लेकर के 120 खंड यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है ना। 100 से 120 खंडों के अंदर बंटा होता है। एवं इसके अंदर क्या है, सिर का अभाव होता है। किसका अभाव होता है, इसके अंदर सिर का अभाव होता है। और जो इसका मुख है वो शरीर के पहले खंड पर पाया जाता है। मैंने बताया था ना, इसके शरीर के पहले खंड के ऊपर क्या मौजूद होता है, इसके शरीर के पहले खंड पर मुख जो है वो उपस्थित रहता है, ठीक है ना। जो देखने में अर्धचंद्राकार लगता है, कैसा, आधे चांद के समान हमें दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है वो, अर्धचंद्राकार, यानी कि आधे चांद के समान जो है वो सिर है उसका हमें दिखाई देता है। इसका जो मुख है हमें देखने को मिलता है। इसमें सामने की तरफ एक मांसल प्रवर्ध लटकता रहता है। क्या लटकता है बच्चों, एक मांसल प्रवर्ध। प्रवर्ध क्या होता है, एक उभार होता है। एक क्या होता है, उभार होता है, ठीक है ना। वो इसके सामने वाले हिस्से के ऊपर क्या है, पाया जाता है, ठीक है ना, जिसको प्रोस्टोमियम कहा जाता है। एक मांसल प्रवर्ध, एक उभार होता है, ठीक है ना। ये देखिए इस तरह का ये जो उभार है, मैं देख, इसमें डायग्राम साफ नहीं है वरना तो मैं आपको यहाँ पर दर्शा देता, ठीक है ना। ये क्या है, एक उभार होता है जिसको प्रोस्टोमियम कहा जाता है और ये शरीर के पहले खंड के ऊपर क्या है, मौजूद रहता है। जब आप लोग क्लास के अंदर आओगे तो मैं वहाँ इसका जो डायग्राम है वो बना करके बताऊंगा। यहाँ पर वो स्ट्रक्चर सही नहीं बनेगा। ये स्मार्ट बोर्ड है, इसका पेन जो है क्या काफ़ी मोटा है और ये इतना सटीक चलता नहीं है। हम लोग क्लास के अंदर इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक मांसल प्रवर्ध क्या होता है, वहाँ पर लटका होता है, जिसको क्या कहते हैं, प्रोस्टोमियम कहा जाता है, ठीक है ना। पहला खंड जिसमें मुख पाया जाता है उसे पेरिस्टोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, परितुंड या फिर पेरिस्टोमियम, ठीक है। यहाँ पर 2 पार्ट आ गए, पहला प्रोस्टोमियम, उसके नीचे पेरिस्टोमियम, ठीक है ना। 2 भाग आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। ये पहले खंड के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। फिर है नंबर 3 पॉइंट, इसके शरीर के अंतिम खंड के ऊपर मल द्वार अथवा गुदा पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों, इसके शरीर का जो अंतिम खंड होता है ना, वहाँ पर आपको मल द्वार या फिर गुदा जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। जहाँ से जो केंचुआ है वो अपशिष्ट को त्यागता है, ठीक है ना। किसको त्यागता है, अपशिष्ट को त्यागता है, ठीक है ना। इसीलिए इसे देह गुआ इसलिए इसको गुदा खंड कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, गुदा खंड। ये गुदा का खंड होता है इसलिए इसको गुदा खंड कहते हैं। वयस्क केंचुए में 14वें, 15वें एवं 16वें खंड तीनों एक दूसरे से मिले होते हैं। कौन से खंड, 15वें, 16, यहाँ पर पॉइंट देखिए, 14वें, 15वें और 16वें खंड क्या है कि आपस के अंदर मिले हुए होते हैं। और
ये एक मोटी पट्टी के समान संरचना का निर्माण करते हैं जिसको क्लाइटेलम कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं बच्चों, इसे क्लाइटेलम कहते हैं, ठीक है ना। इसकी दीवार में विशिष्ट प्रकार के जो क्लाइटेलम होता है ना, इस क्लाइटेलम की दीवार में विशेष प्रकार की ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं जो, ठीक है ना, क्या करती है, एक विशिष्ट प्रकार का रस उत्पन्न करती हैं। इसी रस से जो अंडे होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। ये अंडों की सुरक्षा के लिए कोकून का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? कोकून का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसके बाद है नंबर 4 पॉइंट, 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें व 9वें खंड के बीच में, ठीक है ना, बीच के अंदर जो आपको अंतः खंडीय खाने देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन से? 5वें एवं 6वें, 6वें से 7वें, 7वें से 8वें, 8वें से 9वें खंड के बीच में आपको अंतरखंडीय जो खाने होते हैं, खाली स्थान होते हैं, वो अलग अलग छोटे छोटे छेद जो होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, जिनको शुक्रधानी रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनको शुक्रधानी रंध्र कहते हैं। जिनसे क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं वो अंडों को निषेचित करने का काम करते हैं, ठीक है ना। 14वें खंड में एक छोटा सा मादा जनन छिद्र पाया जाता है। कौन से खंड में होता है? ये इंपॉर्टेंट है। 14वें खंड में एक छोटा सा मादा जनन छिद्र जो है वो पाया जाता है। और 18वें खंड में, जो 18वां खंड है, और 18वें खंड के अधर पार्श्व में नर जनन छिद्र का जोड़ा जो होता है वो पाया जाता है, ठीक है ना। 14वें में मादा और 18वें में नर जनन छिद्र, ठीक है। शरीर के प्रथम, अंतिम व क्लाइटेलम खंडों को छोड़ करके, ठीक है ना, शरीर के कौन कौन से खंड हैं? पहले, अंतिम और क्लाइटेलम खंडों को छोड़ करके बाकी समस्त खंडों के अंदर एस आकार के जो सूक होते हैं वो पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एस आकार के सूक पाए जाते हैं, जो प्रत्येक खंड के मध्य में स्थित उपकला के जो गर्त होते हैं उनके अंदर धसे रहते हैं। कहाँ पर धसे रहते हैं? जो उपकला के गर्त होते हैं ना, वहाँ पर वो धसे होते हैं, ठीक है ना। सूक छोटे बाल के समान संरचना होती है। सूक क्या होती है बच्चों? छोटे छोटे बाल के जैसी संरचना होती है, ठीक है ना। क्या होती है वो? छोटे बाल के समान संरचना होती है। इसके बाद में आगे देखिए, यह क्या होती है? फैल करके सिकुड़ सकती है। ये जो संरचना होती है ना, ये फैल करके सिकुड़ भी सकती है, ठीक है ना। तथा केंचुए को गति कराने में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, ठीक है ना। क्या करती है ये? केंचुए को गति कराने में अपना जो महत्वपूर्ण योगदान है ना वो निभाती है, ठीक है ना बच्चों। इस चीज़ का ध्यान रखना है। केंचुए है ना, इस स्ट्रक्चर के द्वारा या इस संरचना के द्वारा गति करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं बच्चों? वो गति करते हैं, ठीक है। आपको पूछ सकते हैं कि केंचुए जो गति है वो किस प्रकार से करते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। केंचुए के शरीर में बाकी जो जितने भी खंड हैं, 3 खंड तो छोड़ देने आपको, पहला, अंतिम और ये जो क्लाइटेलम वाला है खंड वो, और बाकी जितने भी खंड होते हैं ना उनके अंदर क्या है, आपको सूक यानी कि एस समान जो संरचना है वो पाई जाती है। और इसी संरचना के द्वारा जो केंचुए है ना वो क्या करते हैं? गति करते हैं, ठीक है ना बच्चों। क्या करते हैं? केंचुए गति करते हैं और इनके शरीर में गति पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए, जनन, ध्यान देना आगे। जनन अंकुरक, ठीक है ना। जनन अंकुरक के अंतर्गत 2 जोड़ी बिंब रूपी उभार होते हैं, जिनमें एक जोड़ी पेपिला 17वें तथा दूसरी जोड़ी 19वें खंड के उधर सतह पर, क्या है? दूसरी 19वें खंड के उधर अधर सतह जो नहीं, आधारीय सतह के ऊपर पाई जाती है। प्रत्येक पेपिला के शिखर के ऊपर प्याले के समान एक छिछला एवं चिपचिपा जो गर्त है वो पाया जाता है, जो मैथुन के समय चूसक का कार्य करता है। क्या काम करता है? जब केंचुए मैथुन कर रहे होते हैं तो उस समय वो चूसक का काम करता है। किसका काम करता है? चूसक का काम करता है, ठीक है ना। जब मैथुन क्रिया हो रही होती है उस समय उसका क्या है? उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये है केंचुए की बाह्य संरचना, इसका आउटर स्ट्रक्चर किस तरह का हमें देखने को मिलता है। इसे ध्यान से देखना है, यह ज़रूरी है, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, ठीक है ना, क्योंकि ये इन चीज़ों के ऊपर जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये जो केंचुए का शरीर है वो कितने खंडों का होता है,
ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ये 100 से लेकर के 120 खंडों के अंदर बना हुआ होता है, ठीक है ना। सारे के सारे जो खंड हैं वो केंचुए के शरीर को क्या करे होते हैं, विभक्त किए हुए होते हैं, इसके शरीर को एक एक करके बांटे हुए होते हैं, ठीक है ना। अगर ये खंड न पाए जाए तो इसका शरीर क्या होगा, एक एकल संरचना युक्त होगा। परंतु आप सभी लोग जानते हो कि इनके शरीर के अंदर अलग अलग खंड पाए जाते हैं, जिनकी संख्या आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है इनकी लंबाई, कि एक पूर्ण वयस्क जो कृमि है वो कितना लंबा होता है, तो वो लगभग 150 मिलीमीटर लंबा और 3 से 5 मिलीमीटर तक चौड़ा होता है। कितना बच्चों, 150 मिलीमीटर तो लंबा होगा और 3 से लेकर के 5 मिलीमीटर तक वो चौड़ा होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। फिर ये पूछ सकते हैं कि जो केंचुआ होता है इसके शरीर के अंदर जो पहला खंड होता है वहाँ पर कौन कौन से भाग उपस्थित होते हैं। तो याद रखना, इसके सामने, यानी जो केंचुए का जो शरीर होता है इसके सामने एक मांसल, ठीक है ना, एक मांसल प्रवर्ध यानी कि एक उभार जो होता है ना, उभार, वो उभार लटका रहता है। केंचुए के सामने क्या होता है, एक जो मांसल उभार होता है ना वो लटका रहता है। और ये उभार क्या काम आता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसका आगे वाला भाग जो है वो एक छज्जे के समान, छज्जा आप लोगों ने सभी ने देखा है, वो छज्जेनुमा संरचना आगे निकली होती है जो एक दिशा में इसको आगे बढ़ाने में सहायता करती है। इसी के साथ में इसका नाम क्या होता है, इसका नाम आपको याद रखना है, प्रोस्टोमियम, ठीक है ना। एक मांसल उभार, एक लंबा जो उभार होता है ना उसे प्रोस्टोमियम कहा जाता है। और इसके बाद में इसके पहले खंड के ऊपर, ये पहले खंड के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है ना। पहले खंड के ऊपर मान लीजिए यहाँ पर ये पहला खंड है तो इसके आगे की तरफ ये मांसल प्रवर्ध जिसको प्रोस्टोमियम कहते हैं ये पाया जाता है, ठीक है। और जैसे पहला खंड शुरू होता है उसके ऊपर मुख होता है, ठीक है ना। वो किससे, जिसके ऊपर जो मुख है वो घिरा होता है और इस भाग को पेरिस्टोमियम कहा जाता है। क्या कहते हैं, पेरिस्टोमियम कहते हैं, ठीक है। तो प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम इन दोनों चीज़ों के नाम को आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद में आगे देखिए, इसके शरीर का जो अंतिम भाग होता है ना, अंतिम खंड, उसे मल द्वार या फिर गुदा खंड भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ से आप लोग जानते हो ना केंचुए खाद त्यागते हैं। केंचुए की जो खाद होती है उसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। याद है ना, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी थी। ये जो वर्मी कंपोस्ट होती है ये फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि अंतिम खंड के ऊपर क्या मौजूद रहती है, गुदा, और गुदे के द्वारा ये क्या त्यागते हैं, खाद त्यागते हैं जो फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि केंचुए का जो 14वां, 15वां और 16वां खंड होता है ना, ये आपस में जुड़ा हुआ होता है। ये तीनों के तीनों खंड क्या हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और आपस में जुड़ करके एक मोटी पट्टी जैसी संरचना ये बनाते हैं, ठीक है ना। कैसी संरचना बनाते हैं, एक मोटी पट्टी की जैसी संरचना बनाते हैं। और वो संरचना, ठीक है ना, वो संरचना क्या होती है, क्लाइटेलम कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, वो जो संरचना होती है वो क्लाइटेलम कहलाती है, ठीक है। अब देखिए क्लाइटेलम का काम क्या होता है। क्लाइटेलम के अंदर है ना विशेष प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, विशिष्ट प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इन ग्रंथियों के द्वारा एक विशिष्ट प्रकार का ही रस जो होता है वो स्रावित होता है। और इस रस का उपयोग कौन करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखना। एक विशेष प्रकार का रस होता है, पैदा होता है, और इसी रस से अंडों की सुरक्षा के लिए जो कोकून है ना वो कोकून बनता है। क्या बनता है बच्चों, वो कोकून जो होता है वो कोकून बनता है, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि अंडों की सुरक्षा के लिए कोकून कहाँ बनेगा, तो कोकून क्लाइटेलम वाले भाग के अंदर बनता है, जहाँ की जो विशिष्ट प्रकार की ग्रंथियाँ हैं ना वो एक रस उत्पन्न करती हैं और उस रस के द्वारा क्या किया जाता है, कोकून का निर्माण किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैंने बता दिए। आगे आने वाली वीडियो में हम इसके जो आंतरिक संरचना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केंचुए का श्वसन तंत्र, केंचुए का पाचन तंत्र, इसका उत्सर्जन तंत्र, वो सब
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आउटर स्ट्रक्चर तो बहुत ही कम पूछी जाती है, 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आंतरिक संरचना जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है केंचुए की। इसके जो ऑर्गन्स होते हैं ना, जो सिस्टोमेट्रिक ऑर्गन्स, उनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इनके जनन अंगों के बारे में पूछा जाता है, इनके उत्सर्जन तंत्र के बारे में पूछा जाता है, इनके पाचन तंत्र के बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना। वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हें आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे आगे आने वाली वीडियो को आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। और ज़रूरी यह है कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अगर आपकी कोई भी समस्या आती है तो जो डाउट सेक्शन है उसके माध्यम से आप अपने सवाल लिख सकते हो, हम उनका जल्द से जल्द निवारण करेंगे, उन्हें जल्द से जल्द हल करेंगे। और लगातार वीडियो को देखते रहिए। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें डाउट सेक्शन के माध्यम से पूछिए। एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो आपके ये चैप्टर हो रहे हैं, इन्हें अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखोगे ना तो ये क्या है, एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर आपके लिए, मतलब आपको ये पीछे धकेल देंगे। कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि जो वीडियो है हम लोग एग्ज़ाम के टाइम के ऊपर देख लेंगे, तो उन बच्चों को मैं आगाह कर दूं, देखिए एग्ज़ाम के टाइम पर आप कितने वीडियो एक साथ देख सकते हो, कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 देख लोगे, 15 देख लोगे, पर एक दिन में ये थोड़ी कि सारे के सारे वीडियो देख सकते हो आप। एक एक चैप्टर के जो बड़े चैप्टर हैं उनके 15-15, 16-16 वीडियो बनते हैं, तो आप एक साथ उन्हें कवर नहीं कर सकते। अब ज़रूरी यही है और ये आवश्यकता है आप लोगों की कि आप इन्हें वीडियो को, अब जो जैसे आपकी अभी चीज़ें चल रही हैं आप इनको ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद में इन चीज़ों को है ना आप अपनी नोटबुक के अंदर जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उन पॉइंटों को, जिस तरह से आप याद रख सकते हो चीज़ों को, वो जो चीज़ें हैं ना वो आप अपनी नोटबुक के अंदर उसे पहले नोट कर लीजिए। अब उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आप लोग जब उसे नोट कर लोगे तो एग्ज़ाम के समय में केवल आपको वो सारी चीज़ें एक बार देखनी ही पड़ेंगी, ठीक है ना। इसको एक क्विक रिवीजन बोल सकते हैं हम लोग। अब ये चीज़ अब आपको अपनानी पड़ेंगी क्योंकि अभी थोड़ा समय का अभाव है। अब आने वाले समय में आप लोग भी जानते हो कि जो प्रैक्टिकल का काम है ना, वो प्रैक्टिकल का काम शुरू हो जाएगा। फाइलें आपको 2-2, 3-3 तैयार करनी है, 3-3 आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और तीनों के अंदर क्या करनी है आपको, फाइलें, उनके प्रोजेक्ट वर्क वो सब तैयार करने हैं। तो अभी क्या है कि इतना ज़्यादा समय नहीं रहा है एग्ज़ाम का, कभी भी जो आपके प्रैक्टिकल है उनकी घोषणा हो सकती है। और जैसा हमें सुनने में आ रहा है कि जल्द ही वो जो घोषणा है वो भी निकल आएंगे दीपावली के बाद में, और हो सकता है कि आपको प्रैक्टिकल का जो काम है वो दीपावली के अंदर ही दे दिया जाए कि आप लोग घर पे बैठ करके उन्हें तैयार करें और जो समय है इसका थोड़ा सदुपयोग करें। इसलिए ज़रूरी यही है कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और जो क्विक नोट्स होते हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए, क्योंकि क्विक नोट्स का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और एग्ज़ाम के समय में है ना ये आपके लिए एक रामबाण के रूप में काम करते हैं, क्योंकि उस समय आपके पास इतना समय नहीं होता कि सारे के सारे नोट्स उठा करके इनको दोबारा एक बार पढ़ लिया जाए, इतना समय तो होता नहीं है। इसलिए ज़रूरी यही है कि क्विक नोट्स तैयार करो। हर एक चैप्टर के आप लोग एक एक जो मेजर पॉइंट्स होते हैं ना वो लिखो और उन मेजर पॉइंट्स के जो जो आपके टॉपिक्स होते हैं ना उनको क्लियर करके आप लोग क्या कीजिए कि उनके जो नोट्स होते हैं ना रफली आप उनको तैयार करके एग्ज़ाम के समय में उनका काफ़ी ज़्यादा उपयोग कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, हम लोगों ने केंचुआ देखा। अब आप लोग क्या कीजिए कि इस केंचुए के अंदर जितने भी जो महत्वपूर्ण अंग हैं, इनके जो पार्ट्स हैं, जैसे कि इसका जो शरीर है वो 100 से 120 खंडों के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है ना। इस तरह से इनके क्या है कि आप कुछ मेजर जो पॉइंट्स होते हैं ना वो तैयार कर लीजिए कि हाँ इसके शरीर में 100 से 120 खंड मौजूद है। इसका जो 14वां, 15वां और 16वां खंड है ये आपस के अंदर मिला हुआ होता है और आपस में मिलकर के क्लाइटेलम, ठीक है ना, किसका निर्माण करता है, क्लाइटेलम वाले भाग का निर्माण करता है। तो इस तरह से इनके जो मेजर पॉइंट्स है ना वो आप लोग नोट करके अपने लिए क्विक नोट्स, क्विक सक्सेशन जो होती है वो तैयार कर सकते हो। जिससे होगा क्या, सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होगा कि एग्जाम के समय में आप इसको स्टडी कर पाओगे और उस समय इसको देख पाओगे, ठीक है ना। एग्जाम के समय में क्या होगा कि आप जल्दी रिवीजन लगा सकते हो, ठीक है। तो ज़रूरी यही है कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देख करके जो क्विक नोट्स है ना वो तैयार करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो बेनिफिट है ना वो एग्ज़ाम के समय में ले सके। एक बात और है, जब हम लोग पढ़ाई करते थे ना, जब हम लोग पढ़ा करते थे 11th-12th में, हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, हम लोग भी आपकी जैसी ही गलतियां करते थे, ठीक है ना। हम लोग भी क्या करते थे, आपकी जैसी ही गलती करते थे। एग्जाम के समय पूरी बुक लेकर के बैठ जाते थे, पर जैसे जैसे आगे पढ़ते गए, हायर एजुकेशन में गए, कॉलेज में गए, फिर मास्टर डिग्री के लिए गए, तो वहाँ पर हमें पता चला कि जो नोट्स होते हैं ना उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि वहाँ पर आप जानते हो कॉलेजों के अंदर क्लासेज जो है वो लगती नहीं है समय के ऊपर, और वहाँ पर क्या है न तो नोट्स ढंग से तैयार हो पाते हैं, वहाँ पर सारा खुद को सारा काम है वो करना पड़ता है। तो हम लोगों ने वहाँ पर जो क्विक नोट्स है ना वो बनाने शुरू किए थे, और आप लोगों
लोगों को हम लोग अभी सलाह दे रहे हैं, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से इसकी प्रिपरेशन जो है वो तैयार कर दो, अभी से इनको पढ़ने में लग जाओ, जिसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को ध्यान से देखो, और अगर कोई समस्या आती है तो वो डाउट सेक्शन के माध्यम से हमें पूछ लेना। हम अगली वीडियो में आगे वाले टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए।